हेलो एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज से क्लास 10 साइंस के लिए सेशन। ठीक है, क्लास 10 साइंस के लिए सेशन शुरू करते हैं। और आपको बता दूं बच्चों, सीबीएसई ने लास्ट ईयर से सिलेबस आपका अपडेट किया है। तो अपडेटेड सिलेबस में आपके चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, टोटल मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में 5 यूनिट्स दी गई हैं और टोटल 5 यूनिट आपकी 80 मार्क्स की है। तो मैं कह सकता हूँ जो आपका थ्योरी पोर्शन है वो 80 मार्क्स का है बच्चों, और प्रैक्टिकल आपका 20 मार्क्स का होगा। टोटल आपका जो फाइनल एग्जाम आएगा, जिसे आप बोर्ड का एग्जाम भी कह सकते हैं, जो फाइनल एग्जाम होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। फाइनल एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा तो हम ये भी जानेंगे कि हर यूनिट में कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है। जैसे आज मैं आपको यूनिट 1 स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। इट इज केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। आप देख रहे हैं टोटल जो यूनिट है 25 मार्क्स की है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पोर्शन है, साइंस को जनरली हम 3 पार्ट में बांट देते हैं, पीसीएम। तो यहाँ पे जो बच्चों ये पोर्शन है यूनिट 1 है, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक है, तो केमिस्ट्री पोर्शन से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर 25 मार्क्स का है। तो आप बच्चों जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि मेरे एग्जाम का सिलेबस क्या है, मेरे एग्जाम का सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न रहेगा। ठीक है, हम ये भी देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन अब तक हमसे प्रीवियस ईयर में, लास्ट ईयर में पूछे गए। ठीक है, तो जैसे जैसे क्लास आगे रन करेगी इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे, समझेंगे। तो यूनिट 1 से शुरुआत करता हूँ, केमिस्ट्री पोर्शन से शुरुआत करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि यूनिट 1 में, केमिस्ट्री वाले पोर्शन में आपके कौन कौन से चैप्टर हैं। तो यूनिट 1 का जो नाम दिया गया है, इट इज केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर। ठीक है, इसमें देख रहे हैं आप ये केमिकल रिएक्शन, बच्चों ये चैप्टर नंबर 1 है। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट ये चैप्टर नंबर 2 है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये चैप्टर नंबर 3 है। कार्बन कंपाउंड्स ये चैप्टर नंबर 4 है। अगर आप एनसीईआरटी या ओल्ड एनसीईआरटी को आप देखेंगे तो उसमें टोटल 5 चैप्टर है ना। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला 5th चैप्टर है जो कि सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है। तो आप मान के चलिए आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, एक चैप्टर पूरा हट गया है। बट हाँ, जो बचे हुए 4 चैप्टर हैं, इन 4 चैप्टर में कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन पूरा आएगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट पूरा आएगा, इसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। सिमिलरली फॉर मेटल एंड नॉन मेटल एंड कार्बन कंपाउंड, ये आपको चैप्टर पूरे अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, तो मैं अगर ओवरऑल देखूं क्लास 10th में, ये जो साइंस है, ये साइंस का पोर्शन बच्चों आप मान के चलिए बहुत इजी होने जा रहा है। ठीक है, बट क्वेश्चन जो हैं थोड़े एनालिटिकल आ गए हैं, कंसेप्चुअल अच्छे क्वेश्चन बनने लगे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन थोड़े से बनने लगे हैं। हालांकि कंसेप्ट और एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कैसे कैसे हमसे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं अब भी कह रहा हूँ, आप जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी आप स्टूडेंट हैं, छोटी क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे आप बड़े क्लास में हैं, चाहे आप किसी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि आपका सबसे पहले सिलेबस क्या है। सिलेबस जानिए, व्हाट इज योर सिलेबस, है ना। उसके बाद आप हमेशा गौर करें कि आपका जो एग्जाम कितने मार्क्स का होने जा रहा है। ठीक है, इस बारे में भी चर्चा हम कर चुके हैं और ये भी देखेंगे धीरे धीरे कि कितने जो है क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। सिलेबस जैसे जैसे रन होगा, जैसे जैसे कंप्लीट होगा, तो हम ये भी देखेंगे क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से जनरली कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। बच्चों इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, थोड़ा सा मैं अपने ऑनलाइन कोर्स के बारे में बता दूं। हमारा ऑनलाइन क्लासरूम कोर्स बच्चों ये टीचमेंट पे हम रन करते हैं। ठीक है ना, ये हम टीचमेंट पे रन करते हैं। ठीक, तो ये जो यूनिट 1 है, मैं बोलूँ केमिस्ट्री का पोर्शन है, इसके लिए जो फीस है वो 349 है। वन टाइम फीस पेमेंट है, इसमें आपका केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन कराया जाएगा। सिमिलरली जब बायो चलेगा उसके लिए भी आप 349 पे कर सकते हैं, और इसके बाद जब आपका फिजिक्स चलेगा उसके लिए भी आप 349 पे करेंगे। दैट मीन्स टोटल मैं बोलूँ ऑन अराउंड 1000 रुपीज में आपका टोटल साइंस का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। हम आपको पूरा सिलेबस कराएंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे। सिलेबस कंप्लीट होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे। इसके अलावा हम आपके टेस्ट भी लेंगे। बच्चों सबसे पहले आप जब भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है
कि आपका एग्जाम का सिलेबस क्या है। मैं फिर से इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, सिलेबस क्या है। सिलेबस के बाद आप देखिए एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है। इसके बाद आप अपने सिलेबस को साल भर कंप्लीट कीजिए। अच्छा, अब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ये भी तो चेक करना है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन इनपुट लिया है उसका आउटपुट क्या होगा। तो बेटा आउटपुट के लिए ध्यान रखिए, हमेशा आप टेस्ट लगाइए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चंस को लगाइए। जब क्वेश्चंस को लगाते हैं तो हमें अपनी कमियाँ पता चलती हैं। तो आप जब भी टेस्ट लगाएँगे तो आप देखेंगे ये क्लासरूम कोर्स का ये बेनिफिट है आपको कि जो आपको होमवर्क दिया जाएगा, वो होमवर्क आप क्लासरूम में अपडेट करेंगे, क्लासरूम टीचमेंट ऐप पे ऑब्वियस है आप उसको अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद आपका होमवर्क भी रेगुलर चेक होगा, उसमें क्या कमियाँ हैं और अच्छा आंसर कैसे लिखें। ऑब्वियस है, हमें बहुत अच्छी कई बार नॉलेज भी होती है, बट होता क्या है हम उस आंसर को, उस टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं और ऑब्वियस बात है, हमें जो 80 मार्क्स में से मार्क्स मिलने वाले हैं, वो एक्सप्लेनेशन के ही हमें मार्क्स मिलेंगे। तो ऑब्वियस बात है हमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा रखना है, ठीक है? तो ऑब्वियस बात है ये रेगुलर आपका चेक किया जाएगा और अच्छे आंसर कैसे आप लिख सकते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। तो ऑनलाइन क्लासरूम का ये बेनिफिट है, ठीक है? आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोर्स दिया जाएगा, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते भी हैं कि किस तरीके से हमारी क्लासेस चलती हैं। कोशिश करी जाएगी क्लास में आपको पूरा जो टॉपिक है वो अच्छे से याद कराया जाए, ठीक है? और आपका काम ये रहेगा बेटा जी, आपको सिंपल सी बात है, आज फर्स्ट क्लास है, थोड़ा-सा ओवरव्यू दे रहा हूँ क्लास में आपको किस तरीके से बैठना है। बेशक ये ऑनलाइन क्लास है, बेशक हम इंटरेक्शन वन टू वन कर रहे हैं, बट आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। आप ऑब्वियस बात है अपना कॉपी पेन लेके बैठें, ठीक है ना? कॉपी पेन लेके बैठें, ऑब्वियस बात है सिंसियरिटी रखेंगे, तो मार्क्स आपके 100% आएँगे, ये ध्यान रखिएगा। कॉपी पेन आपको लेके बैठना है। इसके बाद प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं, कोशिश करनी है क्लास में फ़ोकस होने की। एक चीज़ और बताऊँगा, आपकी जो साइंस की क्लास है ये वीक में 2 क्लासेस चलेंगी, वीक में 2 क्लासेस। कोशिश करेंगे 3 भी हों, जैसे-जैसे हमें लगेगा सिलेबस हम पीछे हमारा पीछे सिलेबस चल रहा है, तो हम 3 क्लासेस भी वीकली देने की कोशिश करेंगे। बट हाँ, वीक में 2 क्लासेस आपकी होंगी, ठीक है? 1 ऑवर की क्लास मान लीजिए। बच्चों ध्यान रखिए लाइव ही जॉइन होने की कोशिश कीजिए। क्लासरूम में अगर आप लाइव जॉइन होते हैं तो उसका एक अलग बेनिफिट होता है, क्योंकि लाइव क्लास में आप क्लास के बाद अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, तो लाइव आपके डाउट भी सॉल्व कर दिए जाएँगे, ठीक है ना? इसके अलावा काफ़ी बच्चों को और भी डाउट आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे वहाँ पे होमवर्क सेक्शन है, आप वो देखेंगे वहाँ पे चैट सेक्शन है, आप मुझसे डायरेक्ट चैट भी कर सकते हैं और जैसे ही मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करूँगा। अदरवाइज़ मैं आपकी कोशिश करूँगा जो डाउट्स हैं, वो लाइव क्लास में लेके आऊँ, लाइव क्लास में आपके डाउट्स क्लियर कर दूँ, ठीक है? तो ये हमारा ऑनलाइन क्लासरूम है, जो कि आप ऑब्वियस बात है जॉइन कर सकते हैं। टीचमेंट ऐप आपको डाउनलोड करना है। वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मैं दे के रखूँगा कि आपको वहाँ पे टीचमेंट ऐप डाउनलोड करना है। क्लासरूम आईडी माँगेगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको दिया होगा। क्लासरूम आईडी को कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, आप क्लास में जॉइन हो जाएँगे, ठीक है? और डेमो क्लासेस 2 से 3 डेमो क्लासेस सभी के लिए अवेलेबल हैं। ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो आप उसको देख सकते हैं और यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो ऑब्वियस बात है इसको आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है शेयर करेंगे ज़्यादा स्टूडेंट्स को, तो उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा इस ऑनलाइन क्लास का, ठीक है? चलिए, तो शुरू करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 1। तो ये चैप्टर नंबर 1 हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे ऊपर की साइड मैंने देखो इस चैप्टर का सिलेबस भी साइड में आपको दे दिया है, ठीक है? हमें क्या-क्या इस चैप्टर में पढ़ना है, हम केमिकल इक्वेशन पढ़ने जाएँगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ने जाएँगे, फिर इसके अलावा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोज़िशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ये इस चैप्टर में हम पढ़ने जाएँगे, ठीक है? चलिए, तो चैप्टर 1 शुरू करते हैं। अगर किसी का कोई डाउट है तो यदि उसे यस आप चैट में लिख सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ मैं क्लास को आगे रन करता हूँ, ठीक? तो चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जैसे-जैसे चैप्टर शुरू हो रहा है, आप मुझे एक बात बता दें, क्या आपने वर्ड केमिकल रिएक्शन सुना है? ऑब्वियस बात है केमिकल रिएक्शन हम ये क्लास 6 से पढ़ते हुए आते हैं। क्लास 6 से हम पढ़ते हुए आते हैं कि कैसे-कैसे डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना? कैसे-कैसे डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो आपने पढ़ा है कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमारे चारों ओर होती हैं। तो मैंने ये जो सबसे पहला टाइप लिया है बच्चों, ये एनसीईआरटी से ही लिया है। इसमें कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। कह रहा है डेली लाइफ कंडीशन लेनी है, मैंने आपको जस्ट अभी ये बात बोली। इसमें कह रहा है कि क्या होगा यदि आप मिल्क को रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे ड्यूरिंग समर। चलिए ये चीज़ आपने ऑब्जर्व करी होगी, गर्मियों के दिन हैं कि अगर हम दूध को बाहर रख देते हैं तो हम देखते हैं दूध फट जाता है, दूध फट जाता है। अब क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि सर ये दूध कैसे फटता होगा? तो इसके लिए सिंपल सा रीज़न ये है कि बच्चों दूध में बैक्टीरियाज़ डेवलप हो जाते हैं और वो बैक्टीरिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर देते हैं। बैक्टीरियाज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने की वजह से जो दूध होता है वो फट जाता है। हम ये भी चैप्टर में एसिड बेस एंड सॉल्ट अगला चैप्टर होगा, तो हम ये भी देखेंगे क्या प्रिकॉशन होने चाहिए,
क्या दूध का पीएच मेंटेन होना चाहिए, तो हम देखेंगे दूध का जो पीएच है वो स्लाइटली बेसिक होता है, तो उसका पीएच हमें स्लाइटली बेसिक रखना है। और जैसे-जैसे ऑक्सीडेशन होता है तो दूध का पीएच एसिडिक हो जाता है और एसिडिक होने की वजह से दूध जो है वो फट जाता है। खैर इस पे आप ज़्यादा गौर ना करें, बट हाँ, सोचें कि कहाँ-कहाँ केमिकल रिएक्शन आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं। सबसे पहले ऑब्वियस बात है, थिंक करें कि हमने केमिकल रिएक्शंस डे टू डे लाइफ में कहाँ-कहाँ देखी हैं। तो ये विजुअल इमेज है जिससे आपको क्लियर आइडिया मिले, यहाँ पे हमने जो दूध गर्मियों में देखा है, कई बार फटते हुए देखा है, यदि हम उसको प्रॉपर उबाल नहीं देते हैं या फिर फ्रिज वगैरह में ठंडी जगह पे उसको नहीं रखते हैं। ठीक है? इसके अलावा ये देखिए ये इमेज क्या है? एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोर्ट टू ह्यूमिड टेम्परेचर। सबसे पहला क्वेश्चन, ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? तो बच्चों ह्यूमिड का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, या मैं बोलूँ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, है ना? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, इसको हम ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, ह्यूमिड कहते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। एयर हवा में कितना वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, कितने वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2O है ना? कितने वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं एयर में, उसको हम ह्यूमिड कहते हैं। तो बेटा होता क्या है, आपके पास जो आयरन होता है ये वाटर से रिएक्शन करता है और ये आयरन के ऑक्साइड बना लेता है ना? आयरन के ऑक्साइड बना लेता है और वाटर मॉलिक्यूल को खुद से जोड़ लेता है, और यही फॉर्मूला आपका रस्ट जंग का होता है ना? रस्टिंग इसके बारे में पढ़ेंगे चैप्टर के लास्ट में, ठीक है? इट इज द फॉर्मूला फॉर रस्टिंग। तो ये आप देख रहे हैं आयरन जो आपका पैन है या आयरन नेल, नेल का मतलब ऑब्वियस बात है आपने देखा है। व्हाट इज नेल? क्या होता है आयरन नेल? पैन, पैन तवा तो एक ही बात होगी। आयरन नेल, कील जिसे आप कहते हैं, है ना? यस, कील। तो आयरन नेल जो है बच्चे कील है, कील में आप देखते हैं कि जंग लग जाता है, प्योर जो लोहे की कीलें होती हैं उसमें आपने देखा है जंग लग जाता है। हालाँकि आजकल जो है आप देख रहे हैं स्टील या एल्यूमीनियम की कीलें भी आ गई हैं। बट हाँ, जो आयरन नेल होती हैं प्रॉपर उसमें आप देखते हैं जंग लग जाता है, और जंग लगने का रीज़न क्या होता है कि जो आयरन Fe रिप्रेजेंटेशन है बच्चों आयरन का। अभी चैप्टर जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा तो हम ये भी देखेंगे किस मेटल का क्या रिप्रेजेंटेशन है ना? हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था कि Fe आयरन होता है, सोडियम Na होता है। अभी इसको भी जस्ट मैं रिकॉल कराऊँगा। आगे बढ़ने से पहले, चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले बच्चों में क्लास 9th की चीज़ें भी रिकैप कराऊँगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर मुझे वो चीज़ें क्लियर हो जाएँगी या फिर मैं वो चीज़ें फिर से रिमाइंड कर लूँगा, तो चैप्टर पढ़ने में मुझे बहुत आसानी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, तो हमने देखा कि जब आयरन तवा, पैन, नेल, इसको जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल या ह्यूमिड टेम्परेचर या ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में आप रख देते हैं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे उसमें जंग लग जाता है। ऑब्वियस बात है जंग लग रहा है, दैट मीन्स वहाँ भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी। ऐसे ही जो ग्रेप्स हैं उसको आप जो है फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं। ऑब्वियस बात है ग्रेप्स का फर्मेंटेशन किया जाता है और इससे बनाया जाता है अल्कोहल वगैरह, है ना? अल्कोहल हो गया, वाइन्स हो गई, ये इससे बनाया जाता है। तो फर्मेंट करा जाता है ग्रेप्स को, और ऑब्वियस बात है ग्रेप्स का फर्मेंटेशन भी क्या है बच्चों, एक केमिकल रिएक्शन। हम देखेंगे बैक्टीरिया जो ग्रेप्स है उसको जो है ऑब्वियस बात है जो ग्रेप्स में जनरली एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल, ठीक है? अब ऑब्वियस बात है फूड इज कुक्ड। अब देखो बेटा ये मटर पनीर देखते ही ऑब्वियस बात है मुंह में लालच आ गया होगा। ये देखो दाल मखनी है, ऑब्वियस है जब आपने मटर पनीर बनाया है या दाल मखनी बनाया है, ऑब्वियस बात है या खाना कोई भी बनाया है तो ऑब्वियस बात है वो भी क्या है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। क्यों ये केमिकल रिएक्शन है जरा सोच के बताइए, व्हाई इट इज अ केमिकल रिएक्शन? तो समझिए जरा, आप देख रहे हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन जब भी होता है, अभी हम इस चैप्टर में भी आगे देखेंगे, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो आप देखेंगे वहां पे चेंज इन कलर होगा। क्या होगा? या तो चेंज इन कलर हो जाएगा, ठीक है? या फिर चेंज इन ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर, ODOUR, बेटा ये ऑर्डर वाला ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर 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 वाला ऑर्डर नहीं है, ये क्या है? ऑर्डर है, ODOUR। ओडोर का मतलब होता है स्मेल, इसका मतलब होता है स्मेल। ये ऑर्डर वाला ऑर्डर नहीं है, ODOUR है, दैट मीन्स स्मेल है, ठीक है? आप देखेंगे जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ चेंज इन टेम्परेचर होगा, तापमान में भी चेंज आएगा, ठीक है ना? आपको कोई न्यू चीज़ भी फॉर्म होती हुई मिल सकती है, न्यू चीज़ भी, न्यू थिंग इज फॉर्म, न्यू थिंग इज फॉर्म्ड, ये भी होता हुआ दिख सकता है। चलिए अब शुरू से सारे एग्जाम्पल को चेक कीजिए, देखिए क्या कहीं पे कलर में चेंज हुआ है, क्या कहीं पे स्मेल में चेंज हुआ है, या कहीं टेम्परेचर में चेंज हुआ है, या कहीं कोई नई चीज़ मिल गई है, ऐसा हम ऑब्जर्व करते हैं। चलिए सभी एग्जाम्पल में वन बाय वन। तो सबसे पहले आप देखिए, मिल्क को जब आपने रूम टेम्परेचर पर रखा, तो हम देख रहे हैं क्या यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है? हुई है, क्यों? क्योंकि मिल्क जो है वो फट चुका है, दैट मीन्स मिल्क कंप्लीटली एक नई चीज़ में कन्वर्ट हो गया है। और ऑब्वियस बात है जो फ्रेश मिल्क होता है उसमें से स्मेल नहीं आती है, और जबकि आप फटे हुए दूध में ऑब्वियस बात है जो आपका दूध फट चुका है उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक डिफरेंट आपको स्मेल आ रही है।
इसके बाद जब आपके पास आयरन तवा पैन नेल है, तो आप देखेंगे आयरन तवा पहले कैसे कलर का था, नया कलर आ गया ना, ऑब्वियस बात है रस्टिंग का कलर आपको देखने को मिल रहा है ना? तो चेंज हुआ है यहाँ पे कलर में, तो ऑब्वियस बात है इससे ही पता चल रहा है, हाँ जी, हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। ऐसे ही ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, आप देखते हैं ग्रेप्स में जनरली फ्रूटी स्मेल होती है, बट जैसे ही आप उसमें उसको फर्मेंट करते हैं तो उसमें से अल्कोहलिक स्मेल आने लगती है ना, जैसे ऑब्वियस बात है अल्कोहल में स्मेल आता है, सेम इसी तरीके से ग्रेप्स में भी स्मेल आने लगता है। ऐसे फूड इज कुक्ड, आप देखते हैं फूड ऑब्वियस बात है जब आप खाना बनाते हैं तो आप देखते हैं भाई पनीर का अलग कलर है ना? अलग-अलग मसालों का अलग कलर है, बट जैसे ही खाना मिक्स होता है तो ऑब्वियस बात है उसका एक डिफरेंट कलर आता है और खाना बनता है तो उसकी डिफरेंट ऑर्डर आता है। ऑब्वियस बात है मटर पनीर बन गया या पनीर बन गया, दाल मखनी बन गई, ऑब्वियस बात है इट हैव द डिफरेंट ऑर्डर, ODOUR ऑर्डर का मतलब उसका डिफरेंट स्मेल होगा। ठीक है? अभी हम इसको पढ़ेंगे भी और अच्छे से, बट फिलहाल आप समझ सकते हैं केमिकल रिएक्शंस आपको कहाँ-कहाँ देखने को मिलती हैं। केमिकल रिएक्शन जहाँ पे चेंज इन कलर होगा, चेंज इन ऑर्डर मतलब स्मेल में अलग कुछ चेंज आ जाएगा या फिर टेम्परेचर में कोई चेंज होगा या फिर कोई नई चीज़ ही बन जाएगी, इसको हम जनरली केमिकल रिएक्शन मानते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है। सोचिए और कहाँ-कहाँ आप ऐसे चेंजेस होते हुए देखते हैं। जहाँ आप ऐसे चेंजेस होते हुए देखेंगे, समझ जाइए वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक है? चलिए, हाँ जी। नेक्स्ट, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, तो बच्चों हमारे बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट होता है ऑब्वियस बात है ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट हम जो लेते हैं ऑब्वियस बात है इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो ऑब्वियस बात है एनर्जी मिल रही है, तो यहाँ भी मुझे क्या मिल रहा है, एक नई चीज मिल रही है, मतलब एक चीज से दूसरी चीज मिल रही है, नई चीज फॉर्म हो रही है, दैट मीन्स एनर्जी फॉर्म हो रही है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ भी एक केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिली है। आप बायो में पढ़ेंगे भी किस तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट है ब्रेक होते हैं और किस तरीके से हमें एनर्जी प्रोवाइड, ठीक? इसके बाद नेक्स्ट है वी रेस्पायर, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन करना, साँस लेना। तो ऑब्वियस बात है बच्चों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लंग है और ये प्लांट है, आप जानते हैं हमारे लंग, हम जो है इन्हेल करते हैं। क्या इन्हेल करते हैं हम, कौन-सी गैस इन्हेल करते हैं? हम इन्हेल करते हैं ऑक्सीजन। इन्हेल का मतलब है अंदर साँस में जब अंदर लेते हैं तो इन्हेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और जब एक्सहेल करते हैं तो कौन-सी गैस रिलीज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है? तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं। तो ऑब्वियस बात है लंग से दिखा रहा है कि लंग से कौन-सी गैस निकल रही है? लंग से CO2 निकल रहा है, ठीक है? जो कि प्लांट, ऑब्वियस बात है आप सभी को पता है प्लांट कौन-सी गैस लेते हैं? CO2 लेते हैं और प्लांट कौन-सी गैस देते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड हमारे जो प्रोवाइडेड होती है वो हमारे लंग में पहुँच जाती है। तो जो रेस्पिरेशन है बच्चों, ये भी कैसा है? एक केमिकल रिएक्शन है क्योंकि ऑब्वियस बात है देखो, हमने क्या इन्हेल करा? ऑक्सीजन O2 और हमने क्या एक्सहेल करा? CO2, नई चीज़ फॉर्म हो गई, दैट मीन्स इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। और आप ऑब्जर्व करें जब आप साँस लेते हैं तो आप देखेंगे अगर अपने नोज़ के क्लोज़ में अगर अपनी फिंगर को लाके देखिए तो आप देखेंगे जब आप एक्सहेल करते हैं तो उसमें से गर्म हवा भी आती है ना? गर्म हवा भी आती है। ऑब्वियस बात है क्योंकि रेस्पिरेशन एक कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है? चलिए, तो आते हैं बच्चों एक्टिविटी 1.1 पे। अब हमें धीरे-धीरे समझ में आएगा कि कैसे केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो ये एक्टिविटी 1.1 है, तो हर एक एक्टिविटी हम करेंगे, जितनी भी बुक में एक्टिविटी दी गई है, सभी को करेंगे, सभी को समझेंगे, उनके नोट्स भी बनाएँगे। होता क्या है बच्चों, जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया आजकल एनालिटिकल क्वेश्चन्स बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कांसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो कहाँ से बनते हैं क्वेश्चन? तो वो क्वेश्चन जनरली इन एक्टिविटीज़ से ही बनते हैं, ठीक है ना? वो जो क्वेश्चन्स हैं, इन एक्टिविटीज़ से ही बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी 1.1 एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्टिविटी है। देखो है क्या बच्चों, ये टोंग है। पहली बात तो इन टर्म से आप थोड़ा-सा रिलेट हो जाओ। ये टोंग है, आप देख पा रहे हैं टोंग का मतलब यहाँ चिमटा। जो चिमटा होता है हालाँकि केमिस्ट्री लैब में वो घर वाला चिमटा नहीं है ना? वो डिफरेंट टाइप का चिमटा है जैसे सीज़र होती है, कैंची आपने देखा है पीछे से ऐसे होल्डिंग वाला होता है और आगे बिल्कुल चिमटे जैसा होता है जिसमें आप क्या करते हैं, उस मेटल को फँसा देते हैं। अब मेटल हो सकता है कोई भी चीज़ है दैट मीन्स आपका हाथ और जो आग है दैट मीन्स आप फायर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, देख सकते हैं इसको हम कहते हैं बर्नर, लिखा भी है यहाँ साइड में है ना? बर्नर, इसको हम कहते हैं बर्नर। बर्नर में से ऑब्वियस बात है फ्लेम्स निकल रही है, फायर निकल रही है बाहर, तो आपके हैंड और फायर के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो इसलिए आप टोंग लेते हैं, ठीक? अब इस एक्सपेरिमेंट में आप पढ़ेंगे आपके पास है मैग्नीशियम रिबन, क्या है? मैग्नीशियम का रिबन है। मैग्नीशियम के रिबन को बच्चों आप क्या कर रहे हैं मैग्नीशियम का रिबन कैसा होता है? तो मैग्नीशियम का रिबन आप देखेंगे व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है? व्हाइट, या मैं व्हाइट ना कहूँ, क्या कैसे कहूँ, सिल्वर ग्रे कलर का होता है। ये बेस्ट रहेगा, इट इज़ द सिल्वरी ग्रे। तो सिल्वर ग्रे कलर का ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है? तो मैग्नीशियम के मेटल को देखो ये चिमटे से पकड़ के दैट मीन्स टोंग से पकड़ के इसको डायरेक्ट फायर के साथ इसको जला रहा है, ठीक है? पहली बात ज़रा समझिए, किसी भी चीज़ को जलाने को हम कहते हैं कंबशन। कंबशन कुछ वर्ड हैं, ये वर्ड आपको ध्यान में रखने चाहिए। कंबशन, कंबशन को हिंदी में कहते हैं दहन करना।
दहन, जैसे रावण दहन कहते हैं ना, हाँ, तो रावण दहन दैट मीन्स रावण को भी दहन करने के लिए, कंबशन करने के लिए जनरली हमें चाहिए होती है एयर। क्या चाहिए होती है? एयर। विदाउट एयर कोई भी चीज़ नहीं जल पाती है और आपने इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल बचपन से देखे हैं। क्या-क्या एग्ज़ाम्पल देखे हैं? आपने देखा है कि यदि आप एक मोमबत्ती लेते हैं, मोमबत्ती को यदि आप इसको फायर कर दीजिए, तो मोमबत्ती को जब आप फायर करते हैं तो आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे कि मोमबत्ती में से मान लीजिए फ्लेम्स निकल रही हैं, ठीक? और आप देख रहे हैं कि जैसे-जैसे उसको एयर मिल रही है, तो ये मोमबत्ती पूरी जल जाती है। बट यदि इसके ऊपर आप एक बर्तन रख दें, हमने पढ़े थे ना एक्सपेरिमेंट कि अगर उसके ऊपर मैं एक बर्तन रख दूँगा, तो धीरे-धीरे क्या होगा, अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाएगी और मोमबत्ती अपने आप बुझ जाएगी। व्हाई? बिकॉज़ अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई होगी और ऑब्वियस बात है जब ये कैंडल जल रही है, कैंडल में प्रेज़ेंट होता है बच्चों कार्बन, कार्बन एयर की प्रेज़ेंस में जलकर बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड और किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें एयर चाहिए होती है और एयर का मतलब बच्चों होता है ऑक्सीजन। ध्यान रखना किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन। दैट मीन्स अगर कहीं पे लिखा है कि कहीं कंबशन हो रहा है एयर की प्रेजेंस में, तो जहाँ भी वर्ड एयर लिखा है, हवा लिखा है, हवा का मतलब समझ जाइए ऑक्सीजन। दैट मीन्स आप पहली बात तो ये भी समझिए कि आपको पता होना चाहिए कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है। बच्चों एयर का कंपोजिशन क्या है? आपने पढ़ा है सबसे ज़्यादा कौन-सी गैस प्रेज़ेंट होती है एयर में? नाइट्रोजन पढ़ा है ना 78%। इसके अलावा आपने पढ़ा है सेकंड टाइम जो सेकंड नंबर पे प्रेज़ेंट होती है, वो होती है ऑक्सीजन 21% और इसके अलावा जो प्रेज़ेंट होती है वो होती है अदर गैसेस जो 1% प्रेज़ेंट होती हैं। ये सब कहानी आपने ऑलरेडी पढ़ी है, ठीक है? ये सब कहानी आपने ऑलरेडी पढ़ी है, ठीक? तो एयर में जब भी किसी चीज़ को जला रहा हूँ तो इट इज़ कॉल्ड कंबशन, ठीक है? कंबशन और एयर का मतलब ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में उस चीज़ को मैं जला रहा हूँ। तो सेम यहाँ पे एक मैग्नीशियम का रिबन लिया गया है, कैसे कलर का होता है? सिल्वर ग्रे कलर का होता है। जैसे ही मैंने इसको टोंग से चिमटे से पकड़ के जला रहा हूँ, जला किसकी प्रेज़ेंस में रहा हूँ? एयर की प्रेज़ेंस में रहा हूँ। एयर मतलब ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में जला रहा हूँ। तो मैग्नीशियम रिबन को जब मैं जलाऊँगा तो बेटा जी यहाँ आप चाइना डिश इसको हम चाइना डिश कहते हैं, ये चीनी मिट्टी का बर्तन कह सकते हैं इसे, ठीक? तो चाइना डिश में आप देखेंगे धीरे-धीरे यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख जमा हो रही है। किसकी राख जमा हो रही है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो आप देखेंगे जब आपने मैग्नीशियम को जलाया तो नीचे जो पेप आपको चाइना डिश में प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दैट मीन्स आपने जलाया किसको? मैग्नीशियम को। आपको प्राप्त क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब आपने मैग्नीशियम को जलाया तो आपको एक नई चीज़ फॉर्म होती हुई मिल गई ना, न्यू थिंग इज़ फॉर्म। तो अगर नई चीज़ फॉर्म होती हुई मिल गई तो समझ जाइए यहाँ पे क्या हुआ होगा? केमिकल रिएक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो आप देखेंगे वहाँ पे कलर में चेंज हो रहा है, ओडर दैट मीन्स स्मेल में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। ये हो सकता है केमिकल रिएक्शन होने के बाद कोई नई चीज़ ही मिल जाए। तो यहाँ पे मैग्नीशियम कन्वर्ट होके किसमें कन्वर्ट हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है? तो अब इसको अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अच्छा, मैं कुछ बातें और बताऊँगा बच्चों। ये जो नोट्स हैं जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये जो पीडीएफ नोट्स हैं, ये आपको प्रोवाइड हो जाएँगे, ठीक है? कहाँ पे प्रोवाइड होंगे? मैंने अभी आपको बताया टीचमेंट ऐप पे आप देखेंगे वहाँ पे ऑप्शन आता है जिसमें आपको स्टडी मटेरियल करके लिखा होगा, स्टडी मटेरियल में जाएँगे तो वहाँ पे आपको ये जो नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं, ये आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँगे, ठीक है? चलिए, एक्टिविटी को पढ़िए। यहाँ पे साइड में ये टर्म्स लिखी हैं, ये टर्म यही लिखी हैं कि आपने मैग्नीशियम रिबन को लिया है, मैग्नीशियम रिबन को आपने साफ करा है, ये वर्ड है सैंड पेपर से। सैंड पेपर को हिंदी में रेगमार कहते हैं। सैंड पेपर आपने देखा भी होगा, एक पेपर होता है ब्राउन कलर का और उस पेपर के ऊपर ऐसे काफ़ी खुरदरा पंसा होता है और आपने देखा है उस खुरदरेपन वाले पेपर से हम जो है मान लीजिए व्हाइट वॉश होता है, तो कहीं से पुराना व्हाइट वॉश हटाना है तो ऑब्वियस बात है उसको हम उसपे ज़ोर-ज़ोर से घिसते हैं जिससे वो पुराना जो व्हाइट वॉश है वो नीचे गिर जाता है ना? तो इसे हम रेगमार कहते हैं सैंड पेपर कहते हैं, ठीक? तो सैंड पेपर से हम मैग्नीशियम के रिबन को साफ करते हैं। अब ये साफ क्यों करते हैं? इसका रीज़न तो बच्चों अभी हम जस्ट आगे देखेंगे कि व्हाई वी हैव टू क्लीन द मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर। सैंड पेपर से हम क्यों मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं? ये अभी हम जैसे-जैसे क्लास में आगे बढ़ेंगे, तो इस बात को भी जानेंगे। फिलहाल कुछ बातें और जो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जाननी है, इस एक्टिविटी के लिए हमें जाननी है, वो ज़रा ध्यान से समझिएगा। हाँ जी, वो ज़रा ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट रुकिए। हुँ, तो जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, देखो ये बेटा टोंग है, अगर आपको ये इमेज में क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये टोंग है, ये बर्नर है, ये देखो जिससे फ्लेम निकल रहा है, इट इज़ द बर्नर, है ना? ये बर्नर है और ये देखो फ्लेम में मतलब आग में उसको जला रहा हूँ, ठीक है? बर्नर से फ्लेम निकल रही है, वो आग निकल रही है, आग में जला रहा हूँ और ये व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, यही है मैग्नीशियम रिबन या सिल्वर ग्रे कलर का मैग्नीशियम रिबन। अब टोंग से पकड़ के जैसे ही मैं उसको जला रहा हूँ, तो बेटा जी देखो कितनी ब्राइट लाइट निकल रही है। ये ब्राइट लाइट को आप इमेजिन करो, अगर आपको ये प्रैक्टिकल यहीं पे इमेजिन करना है, तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि आपने देखा होगा वेल्डिंग होता होगा, है ना?
वेल्डिंग वगैरह जब होती है, हाँ, वेल्डिंग वगैरह देखा है? हाँ, वेल्डिंग वगैरह जब होती है तो आपने देखा वहाँ पे ऐसी काफ़ी व्हाइटिश लाइट निकलती है ना? तो इसको एक नाम दिया गया है, इसको हम कहते हैं डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम, इट इज़ कॉल्ड डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम, डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम। और सरल शब्द में कहूँ तो धूँ-धूँ करके जलना, वो धूँ-धूँ करके कैसे जल रहा है? बिल्कुल व्हाइटिश कलर, और वो व्हाइट कलर आपने देखा है वेल्डिंग में, जैसे वेल्डिंग होती है आपने देखा ना आँखें बिल्कुल एकदम से ही कहते हैं उसको चौंधियाना, आँखें चौंधिया जाती हैं। तो डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम, बिल्कुल व्हाइट कलर की फ्लेम जल रही होती है, इस तरीके से मैग्नीशियम का रिबन जलता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कि बच्चों मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं, किसकी प्रेज़ेंस में जलाते हैं? पहला क्वेश्चन एयर की प्रेज़ेंस में जलाते हैं। तो यहाँ पे समझ में क्या आई बात कि हमारे पास है मैग्नीशियम रिबन। बच्चों क्या हमारे पास है? मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन को किसकी प्रेजेंस में जला रहा हूँ? एयर। एयर एयर का मतलब क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। चलिए केमिकल रिएक्शन को भी देखते हैं। अब जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में जला रहा हूँ, तो बच्चों मुझे जो प्राप्त हुआ, इट इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने आपको बताया चाइना डिश में जो जमा हो रहा है, जो चाइना डिश में जमा हो रहा है वही क्या है? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। फिर से देखिए, ये आपके पास मैग्नीशियम रिबन था, आप जला रहे हैं, नीचे देखो यहाँ चाइना डिश में जो प्राप्त हो रहा है, इट इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम को जलाने पे एक नई चीज मिल गई, और नई चीज की मिलने को ही हम केमिकल रिएक्शन कह देते हैं, है ना? तो यहाँ पे मैग्नीशियम एयर की प्रेजेंस में जल रहा है और बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो समझिए, मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है आपने पढ़ा है क्लास 9 में, इट इज Mg। क्या होता है? Mg। और ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है, इट इज O2। क्या होता है बेटा जी? O2। और जैसे ही इनकी रिएक्शन कराते हैं तो ये मिलता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये MgO कैसे बना? तो मैं अब आपको चैप्टर आगे बढ़ाने से पहले क्लास 9th के काफ़ी सारे कांसेप्ट रिवाइज़ कराऊँगा और समझाऊँगा किस तरीके से ये जो एलिमेंट हैं, इनका कॉम्बिनेशन होता है और किस तरीके से ये एलिमेंट जो है कंपाउंड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, MgO यहाँ पे आपको बनते हुए दिख रहा है। ठीक? अच्छा, बच्चों हम रिएक्शन को बैलेंस करना भी सीखेंगे और बैलेंसिंग हम चैप्टर में आगे सीखेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे भी इसको बैलेंस करना ज़रा सीखिए। बेटा जी, यहाँ पे आप जब रिएक्शन करा रहे हैं, आप जब यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं, अच्छा मैं उस नीचे वाले को रफ कर देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, ठीक है? मैं ये फिर से लिख दूँगा डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम वगैरह, आप इसकी टेंशन ना लें, ठीक है? मैं लिख दूँगा अभी आउटकम क्या-क्या आया हमारे इसमें, ठीक है? तो डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम, बिल्कुल व्हाइट फ्लेम, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया, वेल्डिंग होते हुए आपने देखा होगा, बिल्कुल व्हाइट कलर का जैसे निकलता है, ठीक है? हालाँकि वो मैग्नीशियम नहीं होता, सोल्डर वगैरह होता है, डिफरेंट थिंग, ठीक? चलिए, तो ज़रा समझिए, जब आप रिएक्शन कराने जा रहे हैं, तो जिनकी रिएक्शन आप करा रहे हैं, आप देखो मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहे हैं, एयर से करा रहे हैं, तो जिनकी रिएक्शन आप कराने जा रहे हैं, बेटा जी इट इज़ कॉल्ड रिएक्टेंट, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। और जो रिएक्शन होने के बाद आपको मिला, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। तो सुन लीजिए, जिसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं या जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, उनको रिएक्टेंट कहा जाता है, और जो आपको फाइनल आउटकम मिला, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। और जो ये पूरा प्रोसेस हुआ, इसी को तो हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यही तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। इतनी देर से हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो आप देखेंगे जहाँ पे रिएक्टेंट रिएक्ट होकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो बेटा जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 2 टर्म्स हैं। अब ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने क्लास 9th में याद है आपको पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, भार के संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? कि बेटा जितना मास है रिएक्टेंट का, उतना ही मास होना चाहिए प्रोडक्ट का। याद कीजिए क्लास 9th में ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है जितना मास है रिएक्टेंट का, उतना ही मास बच्चों होना चाहिए प्रोडक्ट का। तो बेटा जी यहाँ पे अगर मैं देखूँ ऑक्सीजन 1 अमाउंट में प्रेज़ेंट है, हालाँकि इसे मैं मास के बेसिस पे भी आपको कैलकुलेट करना सिखाऊँगा, बट वो बाद के चैप्टर में। अभी फिलहाल इसको सिंपल न्यूमेरल डिजिट बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। बेटा जी यहाँ प्रोडक्ट साइड में आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन केवल 1 है, और जबकि रिएक्टेंट साइड में आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, O2 हैं, और इस साइड में ऑक्सीजन 1 है। तो क्यों ना मैं इस साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ? जब मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देख पा रहे हैं 2O, यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। अब इधर देखो, यहाँ Mg भी तो 2 हो गए, बट रिएक्टेंट में Mg कितना है? 1 है, तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो अमाउंट है या मैं बोलूँ उनका मास है, वो बराबर हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, है ना? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा जी अभी बस मैं आपको टर्म से अवगत करा रहा हूँ कि क्या-क्या टर्म्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है?
ये सब आगे हम धीरे-धीरे इस चैप्टर में प्रोसीड करेंगे, बट फिलहाल जो आपने अभी एक्टिविटी पढ़ी है, क्या एक्टिविटी पढ़ी है? फिर से एक बार रिकैप करिए। चलिए, जल्दी से बताएँ। आपने एक्टिविटी पढ़ी है, सबसे पहले सर आपने लिया है मैग्नीशियम का रिबन। कैसे कलर का रिबन होता है? जल्दी से मुझे बता दीजिए, कैसे कलर का रिबन होता है? मैंने बताया सिल्वर सिल्वर व्हाइटिश कलर का होता है या सिल्वर ग्रेइश कलर का होता है। सिल्वर ग्रेइश कलर का होता है। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, जितने भी मेटल होते हैं अभी पढ़ाऊँगा थोड़ी देर में जस्ट, कि जितने भी मेटल होते हैं बेटा जी, इनका कलर ये भी क्लास 9th में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि जितने भी धातु होते हैं, जितने भी मेटल होते हैं, या तो उनका कलर सिल्वर होगा, क्योंकि सिल्वर भी एक मेटल होता है और सिल्वर कलर भी होता है ना, तो सिल्वर जैसे दिखने वाला सिल्वर कलर हो गया। सिल्वर कलर के दिखाई देंगे या मेटल आपको ग्रे कलर के दिखाई देंगे या फिर आपको ब्राउनिश कलर के दिखाई देंगे। ब्राउनिश और या मैं इसको रेडिश भी कह सकता हूँ, रेडिश ब्राउनिश, है ना? रेडिश ब्राउनिश भी दिखाई देंगे और रेडिश मतलब वैसे मूली भी होता है। खैर ये लाल वाले से मैं यहाँ पे कंसीडर करा रहा हूँ या इसके अलावा गोल्डन होंगे। 4 ही कलर जनरली मेटल के देखने को मिलते हैं, या तो सिल्वर ग्रे या फिर रेडिश ब्राउनिश या फिर गोल्डन कलर। गोल्ड से ही बना है, गोल्ड भी मेटल होता है और गोल्ड जैसे दिखने वाला गोल्डन होगा। बहुत सारे गोल्डन मेटल आपको दिखाई देंगे, जैसे सीज़ियम हो गया। सीज़ियम गोल्डन कलर का मेटल होता है बच्चों, गोल्ड की तरह ही दिखता है, बट गोल्ड ऑब्वियस बात है डिफरेंट होता है। सीज़ियम आप देखेंगे हाथ पे रखते ही मेल्ट हो जाता है। खैर धीरे-धीरे अभी कंसिडर करेंगे क्या होता है मेटल, फिर से क्लास 9 पे एक बार रिकैप करेंगे। क्योंकि अगर हमने बेस अभी समझ लिया, बेस बना लिया, तो आपको इस चैप्टर में कोई भी समस्याएँ नहीं आएँगी। ये मत सोचना कि हम क्लास 10th का पढ़ना है, तो 9th का पढ़ा रहे हैं। बेटा जी अगर आप पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करेंगे, नया कुछ भी समझ में नहीं आएगा, केवल आपको चीज़ें रटनी होंगी। पर मैंने अब तक जितना भी बच्चों को पढ़ाया है, ऑब्वियस बात है बेस एक क्रिएट करके ही पढ़ाया है। ऑब्वियस बात है अगर आप बेस क्रिएट कर लेंगे, चीज़ें आपकी क्लियर होती भी चली जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप 1 2 3 ही नहीं पढ़ते, तो आप ऑब्वियस बात है मल्टीप्लाई करना भी नहीं सीख पाते, डिवाइड करना भी नहीं सीख पाते। क्या-क्या नहीं पढ़ते, तो आप ऑब्वियस बात है हिंदी बोलना भी ढंग से या बोलना सीख पाते, बट पढ़ना नहीं सीख पाते, है ना? तो ऑब्वियस बात है एक बेस है, बेस को क्रिएट करते हैं। चलिए आते हैं फिर से एक्टिविटी पे। हमारे पास है मैग्नीशियम, इसका कलर है सिल्वर ग्रेइश, ठीक? इसको हम किसकी प्रेज़ेंस में रिएक्शन करा रहे हैं? एयर की प्रेज़ेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है? एयर की प्रेज़ेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। एयर में कौन-सी चीज़ होती है जो रिएक्शन या किसी चीज़ को जलाता है? वो होता है ऑक्सीजन, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में क्या मिला? क्या चीज़ मिला? हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों मैग्नीशियम की रिएक्शन एयर पे कराने पे हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए इसकी रिएक्शन लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम होता है Mg, एयर होता है O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या मिला? MgO मिला। ठीक है, अब मैं रिएक्टेंट में देख रहा हूँ मेरे ऑक्सीजन है 2 O2 है, प्रोडक्ट में तो मेरा ऑक्सीजन एक ही है, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा, O तो 2 हो गए बट Mg भी तो 2 हो गए, तो मैं रिएक्टेंट में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं देख पा रहा हूँ ये जो मेरी रिएक्शन है, ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। हालाँकि मैं इसे और अच्छे से भी लिखूँगा, मैं पढ़ूँगा Mg एक मेटल है तो मेटल जनरली सॉलिड होते हैं। ऑल मेटल आर सॉलिड, सभी मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़कर सभी धातु ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं। ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था। तो बेटा जो सॉलिड है उसके ब्रैकेट में करके एस लिख दूँगा, एस मतलब सॉलिड। ऐसी ऑक्सीजन बच्चों गैस होती है, उसके ब्रैकेट में करके गैस लिख दूँगा। अब देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे स्टोर होते हुए दिखाई दे रहा है और ये सॉलिड फॉर्म में होगा, उसके आगे ऐसे सॉलिड करके भी लिखूँगा। अगर जिनके अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, चैप्टर धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा, ये चीज़ें समझ में आएँगी। बट फिलहाल अभी तक आपको क्या समझ में आया एक्टिविटी में कि मैग्नीशियम का रिबन है, एयर की वजह से जला रहे हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। अब हमें ये भी समझना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO ही क्यों बना? Mg2O2 क्यों नहीं बना या MgO2 क्यों नहीं बना? जब Mg और O2 मिल रहे हैं, तो MgO2 फॉर्मूला बन जाना चाहिए था। तो फॉर्मूलाज़ ऐसे क्यों नहीं बन रहे हैं? तो उसके लिए हम फिर से क्लास 9 पे जाएँगे, क्लास 9 के कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और हमें ये टर्म भी समझ में आएगी कि किस तरीके से बच्चों हम फॉर्मूलेज़ को डिराइव करते हैं। ठीक है? फिलहाल हमने इसको जब जलाया, अच्छा एक चीज़ और, हमने जब इसको जलाया तो कैसे कलर की फ्लेम थी? डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम, ये ध्यान में रखना है। कैसे कलर की फ्लेम थी? डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम, डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम, ठीक है? ये वर्ड ध्यान रखना है। डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम अगर दिमाग में ना आता हो तो सोचिए वेल्डिंग वेल्डिंग जब आप देखते हैं वेल्डिंग मशीन वेल्डिंग कर रही होती है, कैसे व्हाइट कलर की चिंगारियाँ निकलती हैं, सेम इस तरीके से यहाँ पे डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम, फ्लेम मतलब बिल्कुल जलती हुई रोशनी आपको दिखाई देगी। ठीक है? तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा कि जितना मास रिएक्टेंट का उतना ही प्रोडक्ट का होना चाहिए। Mg भी 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 2 है, ठीक है? जब ऑब्वियस बात है फर्स्ट टाइम मुझे पता है मैं स्पीड में चलता हूँ, बट जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा होता हूँ, तो मैं बिल्कुल स्लो मोशन में पढ़ाता हूँ मतलब लोएस्ट स्पीड में पढ़ाता हूँ, पर जब मैं रिकैप कर रहा होता हूँ थोड़ा-सा स्पीड में रिकैप कर रहा हूँ। तो आपको भी ये आदत अपने अंदर लानी पड़ेगी अगर आप स्लो लर्नर हैं, ठीक है? फर्स्ट टाइम मैं स्लो में ही कांसेप्ट को लेके चलता हूँ, बट आपको ध्यान रखना है कि अपनी स्पीड को भी मेंटेन करना है, इस तरीके से चीज़ों को बार-बार रिकॉल करना है, रिकैप करना है, ठीक है? चलिए, आते हैं क्लास 9 के कांसेप्ट पे, समझते हैं कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करा, ठीक है? मैं लिख भी देता हूँ कि जब मैग्नीशियम ने
ऑक्सीजन से रिएक्शन करा तो सर इसने फॉर्मूले में MgO2 क्यों नहीं बनाया, है ना? इसने फॉर्मूला MgO ही क्यों बनाया? तो आते हैं क्लास 9 के कंसेप्ट पे। इससे पहले हम जरा चैप्टर नंबर 3, अरे सर आप तो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे थे, 3 पे कहाँ से पहुँच गए? तो बेटा मेटल और नॉन मेटल तो मैंने लास्ट ईयर भी आपको पढ़ाया था, और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मेटल की एक बेसिक डेफिनेशन बच्चों ध्यान में रखना और कुछ बेसिक टर्म्स को और ध्यान में रखना, ठीक है? तो आपको कंसेप्ट क्लियर होते हुए चले जाएंगे। तो मेटल की बेसिक डेफिनेशन होता है कि मेटल आर दोज व्हिच हैव टेंडेंसी, मेटल्स भी होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है टू लूज, टू लूज द इलेक्ट्रॉन, टू लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटरमोस्ट सेल, फ्रॉम देयर आउटरमोस्ट सेल। अच्छा अभी लिखवा रहा हूँ, समझाऊंगा अभी, आउटर मोस्ट सेल। और ऑब्वियस बात है जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जरूर समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट सेल एंड कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, एंड कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, चार्ज। ये डेफिनेशन याद कर लेनी है, ये ध्यान रखिए, हर चैप्टर में ये कंसेप्ट रिवाइज होगा, रिपीट होगा, ध्यान रखना। मेटल नॉन मेटल इसीलिए फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ ताकि हर चैप्टर में इस कंसेप्ट का रिवीजन कराते हुए चलो। ध्यान रखना फर्स्ट से लेकर फोर्थ चैप्टर यही चीज बार बार रिपीट होती चलेंगी, काफी सारे कंसेप्ट इसी से क्लियर होता हुआ चलेगा। बेशक मेटल और नॉन मेटल थर्ड चैप्टर है, पर मेटल और नॉन मेटल की काफी सारी चीजें फर्स्ट चैप्टर में आ रही होंगी, तो थर्ड चैप्टर, ऑब्वियस बात है थर्ड चैप्टर के कुछ आइडियाज हमें पहले ही समझने होंगे, ठीक है? और ये कुछ सारी टर्म्स हैं जो हम ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, फिर से इसको रिकैप करने जा रहे हैं। तो मेटल, इसकी टेंडेंसी है कि ये लूज करे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल एंड कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए सो दे आर कॉल्ड। जो पुराने स्टूडेंट है जल्दी से इस डेफिनेशन को चैट में भी लिख के दिखाएंगे। सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इन नेचर। चलिए इस डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं, क्या इस डेफिनेशन में कहना चाह रहा है। तो पहली बात कह रहा है कि इनके पास टेंडेंसी होगी कि लूज करे, क्या लूज करे? इलेक्ट्रॉन लूज करे, कहां से? आउटर मोस्ट सेल से। और क्या कैरी करेगा? पॉजिटिव चार्ज। बेटा कीवर्ड्स को ध्यान में रखना, क्या कैरी करेगा? पॉजिटिव चार्ज, इसलिए क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। चलिए समझते हैं, बहुत सिंपल सी बात। सबसे पहले हमारे पास बच्चों सोडियम मान लेता हूँ, सोडियम, हर बार मैं सोडियम का एग्जांपल लेके चलता हूँ क्योंकि ये समझाने में ऑब्वियस बात है, आपको समझाने में भी आसानी होती है और समझने में आसानी होती है। सोडियम, बेटा जी सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब मुझे बताइए क्या एलिमेंट 1 से 20 तक आपको याद है? क्लास 9 में आपको ये एलिमेंट्स याद कराए गए थे। अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर से सारे एलिमेंट्स लिख दूंगा, आपको याद करने होंगे, ठीक है? 1 से लेकर 20 तक तो याद होने ही चाहिए एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर 1 टू 20। ठीक, सोडियम, फिलहाल सोडियम का एग्जांपल ले रहा हूँ, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक? अच्छा, और यहाँ होता है मास नंबर। तो बेटा जी जरा समझो, अगर कोई एलिमेंट है उसका रिप्रेजेंटेशन में जो ये टर्म नीचे लिखी जाती है इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, ठीक है? एटॉमिक नंबर। और ये जो ऊपर लिखा जाता है ये होता है इसका भार संख्या, मास नंबर, ठीक है? ये इसका परमाणु भार होता है, एटॉमिक मास भी कहते हैं या फिर मास नंबर भी कह सकता हूँ, सिंपल, ठीक है? तो कोई भी एलिमेंट, Na एक एलिमेंट है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर एलिमेंट क्या है? इस बात को भी जल्दी समझो। एलिमेंट वो होता है बच्चों जो एक ही चीज से मिलके बना हो। फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम है, तो सोडियम के अंदर बेटा बस सोडियम प्रेजेंट होगा। एक कमरा है उसमें बस सोडियम भर दिया, केवल सोडियम भर दिया, मतलब वहां आपको सोडियम ही सोडियम दिखाई देगा, एक ही एलिमेंट दिखाई देगा, एक ही सोडियम दिखाई देगा जिसका एटॉमिक नंबर 11 होगा, जिसके पास 11 प्रोटॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब एक सिंगल कंपोजिशन जिसके पास होगा उसको हम एलिमेंट कहेंगे। और आपने क्लास 9 में पढ़ा था ये एलिमेंट मिलके प्योर सब्सटेंस वगैरह कंसीडर कराते हैं, बनाते हैं, ठीक है? चलिए तो समझते हैं यहाँ पे कुछ और कंसेप्ट। जितना एटॉमिक नंबर होता है बेटा जी उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन वो होता है जिसपे माइनस चार्ज होता है। पढ़ा था क्लास 9 में? नहीं पढ़ा है? बस याद कर लो भाई फिलहाल के लिए, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन, पी मतलब प्रोटॉन, पी मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितना परमाणु संख्या होगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा बेटा जी, उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी और उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होगी। अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उस पे 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही प्रोटॉन, 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही प्रोटॉन होंगे। ये इतनी बात समझ में आई? चलिए फिर से समझते हैं। हाइड्रोजन, बेटा इसका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, नीचे लिखा रहता है एटॉमिक नंबर, नीचे क्या लिखा रहता है? एटॉमिक नंबर। कितना है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर? 1 है। अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो बोलो कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 1 इलेक्ट्रॉन। कितने प्रोटॉन इसके पास? 1 प्रोटॉन। अपने सोते जागते आप कभी भी बोल सकते हो। मान लो आपके पास क्या है? पोटेशियम है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर बेटा जी 19 है। बता दो अगर एटॉमिक नंबर 19 है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास? 19। कितने प्रोटॉन होंगे इसके पास? 19 होंगे।
क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? चलिए जल्दी से लिख दीजिए। हाँ, ये सब ऑब्वियस बातें यहाँ पे क्लास में ज़्यादातर पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है? तो एटॉमिक नंबर बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, उतने ही प्रोटॉन की संख्या होगी। इलेक्ट्रॉन पे जनरली माइनस चार्ज है, इसलिए मैंने ई के ऊपर माइनस चार्ज लिखा है, और प्रोटॉन पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने यहाँ पे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज लिखा है। क्लियर है इतनी बात? तो सबसे पहले जरा समझिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 11 है, 11 इलेक्ट्रॉन, 11 ही प्रोटॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन होंगे अगर उसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 11 है। हर चीज को मैं रिपीट करता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है? चलिए आगे बढ़ने से पहले हमने ये इक्वेशन भी पढ़ी थी, बोहर-बरी। ये सर क्या-क्या पढ़ा रहे हो? बेटा जी अब भी कह रहा हूँ, बेस डेवलप नहीं करोगे, कितना भी पढ़ लेना केमिस्ट्री के दुनिया भर की क्लास या साइंस में कोई भी क्लास पढ़ते चलना, बेस ही क्लियर नहीं होगा तो बड़ी समस्या आएगी। बट फर्स्ट क्लास है, बेस क्लियर करिए, कांसेप्ट क्लियर करिए, हर आने वाली क्लास आपके अच्छे से समझ में आएगी। हर आने वाला चैप्टर मैं पहले ही कह रहा हूँ, 1 से लेकर 4 चैप्टर है केमिस्ट्री के और चारों में ही ये कांसेप्ट लगेगा, मेटल नॉन मेटल का कांसेप्ट लगेगा, ध्यान में रखिएगा बात, ठीक है? तो बोहर-बरी इक्वेशन ये भी आपने क्लास 9 में पढ़ा और ऐसा थोड़ी ना मैं कुछ नया पढ़ा रहा हूँ। ये सब क्लास 9 का कांसेप्ट है। समझिए ज़रा बात को। बोहर-बरी इक्वेशन कहता है, आपने पढ़ा है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। कहाँ फिलिंग करते हैं भई? ऑब्वियस बात है, जैसे हमारा घर है, इलेक्ट्रॉन का भी तो घर होगा और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहाँ करेंगे? सेल में करेंगे। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहाँ करेंगे? सेल में करेंगे। बच्चों इसके लिए एक बहुत अच्छा नाम दिया गया है, एनसीईआरटी खोल के देखेंगे क्लास 9 का, तो उसमें ये वर्ड दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लास 11th में फिर से पढ़ने को मिलेगा, बट वो एसपीडीएफ फॉर्म में पढ़ने को मिलेगा, उसको क्लास 11th में देखेंगे। फिलहाल के लिए आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो इतने इलेक्ट्रॉन है आपने देखा ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा जी इन 11 इलेक्ट्रॉन की हम फिलिंग भी तो करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिल भी तो करेंगे, क्योंकि उसका भी तो कहीं घर होगा भई, वो भी तो कहीं रहता होगा। तो जहाँ वो रहता है उसको जनरली हम सेल कंसीडर कर लेते हैं और सेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। चलिए फिर से आइए, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है, एटॉमिक नंबर 11, फिर से बता दो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बेटा जी 11 इलेक्ट्रॉन है। कितने प्रोटॉन हैं? 11 प्रोटॉन। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए, अब बोहर-बरी इक्वेशन कहता है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है सेल में, तो बेटा जी सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? 2n स्क्वायर। अब आप ये मत समझ रहे हैं बहुत हार्ड टर्म है, इसको 2-3 बार पढ़ना है, बहुत सरल टर्म है। मान के चलिए क्लास 9th में बहुत जो, मैं किसी को हालाँकि वीक नहीं कहता, बट होता है, किसी को कोई सब्जेक्ट जल्दी समझ में आता है, किसी को कोई सब्जेक्ट देर में आता है। तो जिन बच्चों को देर में ये सब्जेक्ट समझ में आता था, उन बच्चों को भी ये टर्म्स, ये सारी चीज़ें, फ़ॉर्मूलाज़ बनाना क्लास 9th में अच्छे से आ चुके हैं। तो अगर अच्छे से फ़ोकस करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहीं क्लियर हो जाएँगी। तो 2n स्क्वायर, सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए 2n स्क्वायर होता है, और आपने पढ़ा है नंबर ऑफ सेल बराबर 1, 2, 3, 4 चलता है ना, डॉट, डॉट, डॉट। अगर 1 होता है तो उसको हम K सेल कहते हैं, पढ़ा था क्लास 9th में। इसको हम L सेल कह देते हैं, इसको हम एम सेल कह देते हैं, इसको हम एन सेल कह देते हैं। ठीक है, चलिए पढ़िए, हमने क्या पढ़ा था? बेटा हमारे पास एक एटम होता है, एटम गोल होता है, स्फेरिकल होता है, एटम स्फेरिकल होता है। तो बेटा जी एटम स्फेरिकल होता है तो इसकी फर्स्ट सेल हो गई, एटम की ये सेकंड सेल हो गई, एटम की ये थर्ड सेल हो गई। पढ़ा था ना, याद है? एटम स्फेरिकल होता है, स्फेयर का मतलब बॉल की तरह, जैसे हमारी बॉल होती है गोल, है ना? इस तरीके से होता है। तो बेटा एटम के सेंटर पे ये पॉजिटिव चार्ज स्टोर करके होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, नाभिक, केंद्रक। न्यूक्लियस, और बेटा जी बताओ न्यूक्लियस में क्या-क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पढ़ा था ना क्लास 9th में, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उनसे कह रहा हूँ वीडियो को बार-बार देखना। जिनको अभी तक ये कांसेप्ट नहीं पता, वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, कांसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा कि बेटा हमारे पास एक चीज़ होती है एटम, परमाणु, दुनिया की सबसे छोटी चीज़। ऐसा मान के चलते हैं क्लास 9th और 10th तक कि सबसे छोटी इकाई जो होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है, उसको जनरली हम एटम मान लेते हैं ना। एटम इज़ द फंडामेंटल यूनिट। चैप्टर नंबर 3 तक भी मान के चलते थे। हालाँकि जैसे चैप्टर नंबर 4 में आए तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन, एटम तो फंडामेंटल यूनिट है ही नहीं, और फंडामेंटल यूनिट कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। फिर हमने ये भी पढ़ा था क्लास 9th में कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल यूनिट होती है, पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल यूनिट नहीं होती है, क्योंकि जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो गॉड पार्टिकल होती है। उस पे रिसर्च भी चल रही है, मैंने क्लास 9th में भी आपको पढ़ाया था। खैर, फिलहाल स्किप करिए, वापस आइए एटम पे। एटम कैसा होता है? स्फेयर होता है, गोल होता है। बेटा ध्यान रखना है, गोल और जो आपका वृत्त है, दैट मीन्स स्फेयर और सर्कल में भी अंतर होता है। ये कुछ मैथमेटिकल टर्म है, इसको भी ध्यान रख लेना। सर्कल, ये देखो मैंने जो बनाया है आपकी स्क्रीन पे, ये सर्कल है, और स्फेयर 3D होता है, बॉल।
बॉल को इमेजिन करिए तो स्फीयर है, हालांकि मजबूरी है, जो स्क्रीन है ये 2D है, तो 2D पे भी स्फीयर ऐसे ही दिखाई देगा जैसे कि सर्कल दिखाई देता है। बट समझिए ये जो एटम है इसके गोले गोले दिखाई दे रहे हैं, ये गोले गोले कंप्लीट स्फीयर हैं। कैसे हैं? कंप्लीट स्फीयर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया एटम, इसके पास है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के चारों ओर जो गोले गोले बनाए हैं बेटा, इसी को तो सेल कहते हैं, इसी को सेल कहते हैं। जो पहली सेल होती है उसको हम के सेल, अगले वाले को एल सेल, इसको हम एम सेल, इसको हम एन सेल कहते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर सेल्स होती हैं, सेल्स। तो फर्स्ट सेल के सेल हो गई, एल सेल हो गई, एम सेल हो गई, एन सेल हो गई। अब कितनी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके लिए फॉर्मूला भी लिखा, 2n²। चलिए यदि n की वैल्यू 1 है तो उसको हम के सेल कह रहे हैं ना, लिखा है ना, n बराबर 1 है तो के सेल हो गया, n बराबर 2 है तो एल सेल हो गया, n बराबर 3 है तो एम सेल हो गया, n बराबर 4 है तो एन सेल हो गया। n की वैल्यू 1 है तो बेटा जी इसको हम कहते हैं के सेल। और के सेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2n²। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग का जो फॉर्मूला है उस सेल में वो 2n² है। तो n की वैल्यू 1 है, फॉर्मूले पुट कर दीजिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर। और आप सभी जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 दैट मीन्स फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं। दैट मीन्स के सेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बेटा जी, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। चलिए जल्दी से n बराबर 2, n बराबर 2 में बताएं, n बराबर 2 जल्दी से चैट में लिखिए जल्दी से। एल सेल, एल सेल चलिए बताइए, n बराबर 2 तो फॉर्मूला है क्या है, 2n² है। n की जगह पे कितना पुट कर देना है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा जी, 4 होता है, और 4 2 8 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स जो हमारी एल सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दूंगा, 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दूंगा, है ना। इसके बाद आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे क्या बढ़ेंगे देखिए, आगे बढ़िए, लाइन में खड़े आगे बढ़िए। चलिए खैर फिलहाल n बराबर थर्ड सेल, n बराबर थर्ड सेल, बताओ कौन सेल कहेंगे इसको, एम सेल कहेंगे। एम सेल फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रॉन फिल करने का, 2n² था। 2n², n की वैल्यू बोलो 2, 3 का स्क्वायर। चलिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9, दैट मीन्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो बोलो एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए मुझे बताइए क्या एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्या एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बोलो भाई। मैं यहीं पे पुट कर देता हूँ एन सेल, एन सेल, एन की वैल्यू कितनी है एन सेल के लिए, 4 है। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं एक सेल में, 2n² फिल करते हैं। चलिए 2 इंटू एन का स्क्वायर बोलो, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना। 4 का वर्ग 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 टू जा 32, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 32। अब मुझे अगर इतनी बात क्लियर हो गई कि पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन आने हैं, फिर 18 इलेक्ट्रॉन आने हैं, फिर 32 इलेक्ट्रॉन आने हैं, के सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में 18, एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन फिल होने हैं। ये किसके द्वारा है, ये बोहर-बरी की इक्वेशन के द्वारा है। ये क्लास 9th और 10th के कांसेप्ट के अकॉर्डिंग है। क्लास 11th में तो कांसेप्ट ही चेंज हो जाएगा, हम पढ़ेंगे कि भैया जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n² वाला फॉर्मूला ये पुराना मेथड हो गया है, अब हमें एसपीडीएफ जो मॉडर्न साइंस है इसके अकॉर्डिंग चलना है। और इलेक्ट्रॉन एसपीडीएफ सेल में या सब सेल में फिल हो रहे होते हैं। खैर क्लास 9th पे फिर से आते हैं, फिर से कह रहा हूँ क्लास 10th में आ गए, 9th की कंसेप्ट नहीं पता, पूरे साल भर की साइंस बड़े प्यार से निकलेगी, पता भी नहीं चलेगा कि क्या कंसेप्ट था कहाँ चला गया। ठीक है फिर से आते हैं, समझिए क्यों हमने बहुत बड़ी क्वेश्चन पढ़ी। आता हूँ फिर से वही सोडियम मेटल को उठाता हूँ। सोडियम कितना है एटॉमिक नंबर बोलो, 11। अगर एटॉमिक नंबर 11 है, कितने इलेक्ट्रॉन, अभी बताया जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा जी, 11 ही प्रोटॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 ही इलेक्ट्रॉन, 11 ही प्रोटॉन। हमने जो बहुत बड़ी इक्वेशन पढ़ी, बहुत बड़ी इक्वेशन पढ़ी, क्यों पढ़ी, क्यों पढ़ी, वाई, क्यों था बहुत बड़ी इक्वेशन पढ़ने का मन। तो इसके लिए सिंपल सा आंसर जो आपका बनेगा कि हमने बहुत बड़ी इक्वेशन इसलिए पढ़ी ताकि हमें पता चले किसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2n² फिल करने हैं। बहुत बड़ी इक्वेशन इसलिए पढ़ी कि इलेक्ट्रॉन का घर होता है सेल, वो सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं उसके लिए हमने पढ़ी बहुत बड़ी इक्वेशन। तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो जरा समझिए सोडियम का भी तो एटम होगा भाई, ऑब्वियस बात है, ये एक एलिमेंट है तो उसका एक एटम होगा। ये इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद ये इसकी बेटा जी फर्स्ट सेल होगी। अरे भाई एक मिनट रुक जाइए, दोबारा से बता, है ना, ये इसकी फर्स्ट सेल होगी, एक मिनट रुक जाइए, अरे 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 यहाँ से क्यों नहीं चल रहा, चलिए ये इसकी फर्स्ट सेल होगी, ये इसकी सेकंड सेल होगी, ये इसकी थर्ड सेल होगी, और ऐसे ही आगे और सेल होंगी। ठीक, तो ये जो पहला गोला है बेटा इसको कंप्लीट जो स्पेयर है ये बना के चलिएगा, एक मिनट रुक जाइए, बस ये थोड़ा सा टच पैड काम नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, आप कर रहे हैं। ठीक, न्यूक्लियस है बेटा जी, मैंने बताया जो प्लस चार्ज वाला जो सेंटर में है ये न्यूक्लियस है। हर चीज को कोई चीज कंट्रोल करती है और इसको कंट्रोल कर रहा है इसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब ये फर्स्ट सेल है n बराबर 1, ये सेकंड सेल है n बराबर 2, ये थर्ड सेल है n बराबर 3। फर्स्ट सेल को हम k सेल कहते हैं, अभी पढ़ा, सेकंड सेल को हम l सेल कहते हैं, थर्ड सेल को हम
एम सेल कहते हैं, ऐसी 4 सेल आएगी उसको हम एन सेल कह देंगे। ठीक है, तो के सेल है जिसमें एन की वैल्यू 1 है। तो जरा बता दो के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं? अभी पढ़ा था के सेल के लिए एन की वैल्यू 1 है, फॉर्मूला है 2n²। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए थे इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका जो पहला सेल है, पहला घर है, पहला कमरा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बेटा 11 इलेक्ट्रॉन है टोटल। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 है। तो फर्स्ट सेल में कितने आ गए? 2 आ गए। अच्छा एल सेल में बता दो। एल सेल में एन की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो बेटा यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऑब्वियस है, अभी रखा फॉर्मूला 2n², एन की वैल्यू यहाँ 2 रखी है, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ मैं 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दूंगा। तो 2 और 8, 2 और 8 इसके मैंने 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। और वो 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो गए? पहले के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करे आपने? 2। फिर करे एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करे? 8। जस्ट ऊपर वाली बात को ही मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने? 11, 2 और 8 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए। तो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन बेटा मैंने पहला इलेक्ट्रॉन के सेल में फिल करा, फिर एल सेल में फिल करा, तो अगली सेल कौन सी आती है? एम सेल। तो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एम सेल में आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? फिर से आ जाओ, नहीं समझ में आया फिर से देखो। हमारे पास है बेटा जी सोडियम। एटॉमिक नंबर कितना? 11। एटॉमिक नंबर 11 तो कितने इलेक्ट्रॉन? 11। कितने प्रोटॉन? 11। हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के लिए एक नियम है जिसको हम कहते हैं बॉर्डबरी का नियम। ये कहता है कि किसी सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो 2n² इलेक्ट्रॉन आप फिल करेंगे। तो यदि आपके पास सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो वो 11 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल करेंगे? तो फर्स्ट सेल में 2, फिर 8, फिर 1 हो गए ना टोटल 11 इलेक्ट्रॉन। तो 2 का मतलब हो गया यहाँ पे के सेल, 8 का मतलब हो गया यहाँ एल सेल, और जो 1 हो गया वो कौन से सेल में चला गया? एम सेल में। तो मैं कहूँ यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, देखो ये न्यूक्लियस है सोडियम का। ये फर्स्ट सेल हो गया, तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरूंगा? 2 भरूंगा। फिर इसके बाद देखो ये सेकंड सेल आ गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरूंगा? 8। हमने करा था क्लास 9th में, याद है? 8 इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा। इसके बाद ये थर्ड सेल आ गया, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ जो न्यूक्लियस के पास का सेल है वो के सेल, फिर ये एल सेल, फिर ये एम सेल। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। बहुत सरल सी बात है। ठीक है, चलिए अब जरा बात को समझिए। जो के सेल है वो न्यूक्लियस के काफी क्लोज है। बेटा जो न्यूक्लियस क्लोज होगी, अंदर की तरफ है ना, क्लोज है, अंदर की तरफ है, तो उसको हम कहेंगे इनर सेल। क्या कहेंगे? इनर सेल। और आपको समझ में आ गया होगा, एम बाहर की तरफ है, और जो बाहर होता है हम आउटर कहते हैं ना, आउटर। इसलिए इसका नाम बन जाएगा आउटर सेल। आउटर सेल। बहुत सरल सी बात है। फिर से आइए, फिर से समझते हैं, बहुत सरल सी बात है। चलिए आइए जल्दी से समझते हैं। हमारे पास है सोडियम, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। ठीक है, 11 अगर एटॉमिक नंबर, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 11 ही प्रोटॉन हो गए। बेटा इन 11 इलेक्ट्रॉन को फिल भी तो करना है, तो हमने पढ़ा के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ? 2। एल सेल में मैक्सिमम 8, और बच गया जो 1 इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे। मैं अपनी मर्जी से फिल नहीं कर रहा, आपको ध्यान रखना है कि उस मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जितने प्रेजेंट है उनकी उतनी फिलिंग कर दीजिए। आपके पास सोडियम, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली सेल में 2, फिर 8, फिर 1। 2 और 8 होते हैं 10, और 1 हो गया 11। 11 इलेक्ट्रॉन के फिल हो जाएंगे किस तरीके से कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके के सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके एल सेल में, और यहाँ पे एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। बहुत सरल सी बात है। ठीक है, फिर देखिए अभी हमने मैग्नीशियम एग्जांपल लिया। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर बोलिए इसका 12 होता है। कितना होता है? 12। और जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, और उतने ही इसके पास प्रोटॉन होंगे। होंगे कि नहीं? चलिए मैग्नीशियम, अगर इसका एटॉमिक नंबर 12 है तो उसके फर्स्ट सेल में कितने आ गए? 2 आ गए, क्योंकि के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं? 2 ही फिल करते हैं। एल सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे? 8। के सेल भी फिल हो गया, एल सेल भी फिल हो गया। अब नेक्स्ट सेल कौन सा आ जाएगा बेटा? एम सेल आ जाएगा। और एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? ऑब्वियस बात है 2 और 8, 10 इलेक्ट्रॉन तो मैंने फिल कर दिए। 12 में से 10 इलेक्ट्रॉन तो फिल कर दिए, बचे कितने? 2। तो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में आ जाएंगे, इसको हम एम सेल भी कहेंगे। तो आउटर मोस्ट मतलब समझ में आ गया होगा, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से फर्स्ट सेल, फिर ये सेकंड सेल, और ये फिर आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल, आउटर का मतलब ये बाहर वाली सेल, तो इसलिए इसको मैं क्या कह रहा हूँ? आउटर मोस्ट सेल कह रहा हूँ, आउटर मोस्ट सेल कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गए 1 और 1, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में, आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट सेल के सेल है, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद एल सेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए यहाँ पे एल सेल में। और उसके बाद जो बाहर बच गई वो हमारी कौन सी है? एम सेल है, और एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए। समझ में आ रहा है कि बहुत सरल सी बात है। आते हैं मेटल की डेफिनेशन पे फिर से। चलिए जल्दी से आइए मेटल की डेफिनेशन पे फिर से, और मेटल के एग्जांपल को समझते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया कौन
से सेल में किस तरह की इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो इतनी बात भी आपको समझ में आ रही होगी। तो मेटल जिसके पास टेंडेंसी है कि लूज़ करे इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल से और कैरी करे एक पॉजिटिव चार्ज को, इसलिए क्या कहलाए जाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। समझना, इनके पास टेंडेंसी लूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल से। अच्छा, अभी पढ़ा ना आउटर मोस्ट सेल क्या है? बाहरी कक्ष। आउटर मोस्ट सेल क्या है बाहरी कक्ष? ये देखो ये है बाहरी कक्ष, आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। फिर से लिख देता हूँ, कीवर्ड लिख देता हूँ। क्या क्या कीवर्ड पढ़े हमने मेटल के लिए? तो मेटल के लिए पहला कीवर्ड पढ़ा कि भैया इनके पास आउटर मोस्ट सेल होगी, हालांकि किसी के पास भी हो सकती है, पर जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल है उसमें से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे। और बेटा इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो क्या सा चार्ज इनके पास आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मेटल जिनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और पॉजिटिव चार्ज को गेन करेंगे। पॉजिटिव चार्ज अगर इनके पास आता है तो बेटा जिन पे प्लस चार्ज आएगा उनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहेंगे। तो जो मेटल होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। तो मेटल आर कंसिडर्ड टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, क्लास का टाइम ओवर हो रहा है। खैर मैं आज इस टॉपिक को इतना ही बाइंड करता हूँ। आज मेटल ही समझा पाया हूँ, अगली क्लास में नॉन मेटल समझा के आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से जो है फॉर्मूला पढ़ते हैं। बेटा क्लास को अच्छे से पढ़ना है ना, तो ऑब्वियस बात है टाइम तो देना ही पड़ेगा। 1 घंटा फुल फोकस होकर यहाँ पे आपको अच्छे से चीजों को लर्न करना ही पड़ेगा विदाउट एनी बोरनेस, है ना। कंसेप्ट को समझेंगे तो बोरनेस तो अपने आप ही नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए तो मेटल आपके पास कौन सा है बेटा, सोडियम है। फिर से सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है। तो अभी हमने पढ़ा इसके फर्स्ट सेल में एटॉमिक नंबर 11 है। फिर से लिख देता हूँ, एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है। ठीक है, तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल के पास 11 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करूंगा, फर्स्ट सेल में 2, देन 8, देन 1। तो ऑब्वियस बात है इसकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो जाएगी 2, 8, 1। तो ऑब्वियस बात है सोडियम के पास आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा। अब क्वेश्चन पूछिए कि सर ये एक इलेक्ट्रॉन को क्यों लूज करेगा? तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो देखो बेटा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसलिए तो हमने लिखा आउटर मोस्ट सेल से, आउटर मोस्ट सेल से, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जो लूज करेगा उस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। बेटा जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर +1 आएगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर +2 आएगा। अब ऐसे ही मैं मैग्नीशियम को ले लेता हूँ। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। अगर एटॉमिक नंबर 12 है तो बता दो इस पे 12 इलेक्ट्रॉन होंगे और 12 ही प्रोटॉन होंगे। तो उसके फर्स्ट सेल में हो गए 2, फिर हो गया 8, फिर आउटर मोस्ट में हो गया 2। तो मैग्नीशियम पे टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट सेल में 2, 8, 2 टोटल हो गए 12। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पे +2 आएगा। देखो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा था तो उस पे +1 चार्ज आया था, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उस पे +2 चार्ज आ गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे +2 चार्ज के बाद, 2 और 8 ही तो बचे। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। अब देखो जरा कॉमन बात निकल के आए कि यहाँ भी 2, 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो पहली बात तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा, व्हाई? ठीक, क्या रीजन है इसका पीछे? तो हमने कॉमन चीज देखी, 2, 8 वाला फंडा बन रहा है, 2 और 8, 2 और 8। और बेटा 2 और 8 को हम स्टेबल ऑक्टेट मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? एक नया वर्ड आ गया अब तो, ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है अष्टक, हिंदी में लिख देता हूँ, अष्टक। और अष्टक का मतलब 8 होता है। कितना होता है? 8। तो आपको यही चेक करना है कि अगर यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन बचने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो लूज कर देगा। अब ऐसा नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, क्या पढ़ा है, स्टेबल ऑक्टेट होना चाहिए। स्टेबल ऑक्टेट के लिए उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा जी वो 2, 8 होना चाहिए। जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है वो 2, 8 का हो जाना चाहिए। अगर 2, 8 का कॉन्फ़िगरेशन है तो वो स्टेबल हो गया, और दुनिया में हर कोई स्टेबल ही होना चाहता है। अगर ये स्टेबल होना चाहेगा सोडियम तो अपने आउटर मोस्ट सेल के जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको लूज़ कर देगा। आइए फिर से मेटल की डेफिनिशन पे, हमने पढ़ा मेटल आर दोज़ व्हिच हैव टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, इसने इसको लूज़ कर दिया, और जब लूज़ करेगा तो बेटा कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसलिए क्या कहलाया जाएगा? इसलिए कहलाया जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कैसा कहलाया जाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पे कैसा चार्ज आया? प्लस। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पे प्लस चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन देगा प्लस चार्ज आएगा उसको हम मेटल कहेंगे, धातु कहेंगे। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो अभी जो पढ़ा है उसको रिकैप करा देता हूँ। हमने सबसे पहले पढ़ा था बेटा जी
मेटल क्या होता है? तो मेटल जिसकी क्षमता इलेक्ट्रॉन देने की होती है, कहाँ से? अपने आउटर मोस्ट सेल से, बाहरी कक्ष से। जब वो अपने बाहरी कक्ष से आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो उसपे पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाता है। ठीक है? ये कांसेप्ट हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि भई जो बोहर इक्वेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कितनी होती है? 2n स्क्वायर होती है। ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 2n स्क्वायर होती है, जहाँ पे n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 चलती है। n की वैल्यू 1 का मतलब a सेल, n की वैल्यू 2 मतलब l सेल, n की वैल्यू 3 मतलब m सेल, n की वैल्यू 4 मतलब n सेल। 2n स्क्वायर है, n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरता हूँ, फिर सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरता हूँ, फिर 18 इलेक्ट्रॉन भरता हूँ और फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन में फिल करता हूँ। ये हमने पढ़ा। फिर जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी, उसके अकॉर्डिंग सोडियम के पास 11 ही इलेक्ट्रॉन थे, 11 ही इलेक्ट्रॉन थे। 11 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन फिल करे हैं। इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। और अभी हमने पढ़ा कि मेटल वो होता है जो आउटर मोस्ट सेल से, जो बाहर वाले सेल से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, और जितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा उतना ही उस पे प्लस चार्ज आएगा। इसलिए मेटल को बच्चों जनरली हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उस पे प्लस चार्ज आता है और प्लस वाले को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। ठीक है? तो ये थी आज की क्लास। अभी बहुत कुछ रह गया है, बेस हमें क्लास 9 से डेवलप करना पड़ेगा बच्चों। जब ही हमें ये समझ में आएगा कि मैग्नीशियम MgO क्यों बना रहा है, MgO2 क्यों नहीं बना रहा है। तो उसके लिए जस्ट एक बेस है, और बेस पढ़ाने में तो ऑब्वियस बात है थोड़ा-सा टाइम लगेगा, थोड़ा-सा कहते हैं ना, बना के रखिए जैसे होता है हर अगले एपिसोड में क्या आने वाला है। तो जस्ट यही थिंकिंग माइंड में रखिए कि अभी हमने नहीं पढ़ा कि MgO कैसे बना, है ना? बट यही थिंकिंग माइंड में डेवलप करके रखिए कि कैसे MgO बना है, और हम उसको जानेंगे ऑब्वियस है नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, क्योंकि क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, वो भी सही नहीं है। 1 ऑवर की क्लास डेली बोली गई है, तो 1 ऑवर ही हम क्लास को रखने की कोशिश करेंगे। बेटा जी, अगर वीडियो आपको पसंद आता है, लाइक करें इसे, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए, और ऑनलाइन कोर्सेज़ को जॉइन करना है, प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें। उसमें आपको सारा डाटा गिवन है कि कैसे टीचमेंट ऐप को आपको लिंक से डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे, टीचमेंट ऐप डाउनलोड हो जाएगा। क्लासरूम आईडी गिवन है, क्लासरूम आईडी ऑब्वियस बात है, उस पे आप क्लिक करेंगे तो आप क्लासरूम में जॉइन हो जाएँगे। मैंने आपको बताया कोर्स फीस वेरी रिलायबल है। पूरी केमिस्ट्री जो है ये केवल इसका 349 एनुअल, दैट मीन्स जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, जब तक आपको 349 में ये आपको देखने को वीडियोज़ बार-बार जितनी बार आप देख सकते हैं, उतनी बार देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया क्लास नोट्स आपको सेम टीचमेंट ऐप पे मिल जाएँगे, प्लस जितने भी आपके टेस्ट होंगे, रेगुलर टेस्ट होंगे, उनका चेक भी आप कराएँगे, तो सारी चीज़ें टीचमेंट ऐप पे आपको प्रोवाइड होती हुई दिखेंगी। ठीक है? और क्लास के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अपने डाउट्स जो हैं पूछ सकते हैं।